किसान भाइयों, आप अपनी खेती बाड़ी में तरह तरह की फसलें लगाते हैं। कई किसान भाई खेती के साथ साथ वृक्षों को भी लगाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें पता नहीं होता है कि खेती के साथ कौन से वृक्ष जो हैं वो फायदेमंद हैं। यानी वृक्षों का चयन किसान भाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें खेती से और वृक्षों से उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। कृषि वानिकी में वृक्षों का चयन एवं प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी के लिए आज आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रभात तिवारी जी, कृषि वानिकी विशेषज्ञ, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी झांसी का और सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कई किसान भाई ऐसे हैं जो कृषि वानिकी का मतलब नहीं समझते हैं और कृषि वानिकी से क्या लाभ किसान भाइयों को हो सकता है, तो आप ये बताएं कृषि वानिकी क्या है, इससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कृषि वानिकी जी, अगर हम कृषि वानिकी शब्द को ही देखें तो कृषि वानिकी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है कृषि और दूसरा होता है वानिकी। जी, अर्थात कृषि वानिकी में हम वृक्षों के साथ साथ कई प्रकार की चीजों का समेकन करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं। जी, जैसे अगर हम पेड़ों के साथ फसलें भी लगाते हैं, पेड़ों के साथ हम जो है औषधि पौधे भी लगा सकते हैं, पेड़ों के साथ हम चारा भी लगा सकते हैं, या पेड़ों के साथ अगर हम किसी भी प्रकार का अन्य कृषि संबंधित उत्पाद जैसे कि मछली पालन, जैसे कि जानवर, इन सब का सम्मिश्रण करते हैं तो उसका हम कृषि वानिकी नाम देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। वृक्ष रहेगा तभी हम उसको कृषि वानिकी कह सकते हैं। अब आपने प्रश्न किया इससे किसान भाइयों को लाभ क्या हो सकता है। देखिए, बुंदेलखंड का जो जलवायु है और बुंदेलखंड का जो वातावरण है, इसमें किसान भाई जो है वो ज्यादातर की सीमांत किसान है जिनके पास जोत का भाग कम है। क्योंकि जलवायु की अनिश्चितता रहने के कारण यहाँ पर किसान भाइयों को खेती में ज्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें कृषि वानिकी एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है वह कम हो जाता है। जी, अगर हम सही वृक्षों का चयन करें और सही वृक्ष लगाएं और उसके साथ साथ फसलों का चयन अगर सही रखें तो किसान भाइयों को फसलों से तो आमदनी होगी, वृक्षों से भी आमदनी हो सकती है। बिल्कुल। और जब किसान को वृक्षों से आमदनी होगी तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर ना रहे, कई प्रकार के कृषि संबंधित उपकरण या कृषि संबंधित जो प्रक्रम है उनका पालन करे, तो निश्चित रूप से कृषि वानिकी उसमें बहुत ही अधिक सफल हो सकता है और किसान को कई तरह के उत्पाद मिल सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपना जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो आप ये बताएं बुंदेलखंड की जलवायु के अनुसार किस प्रकार की कृषि वानिकी महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, बुंदेलखंड की जो जलवायु है उसमें क्या होता है कि बारिश के समय जो होता है, इस बार जैसे हमने देखा कि बारिश बहुत लेट तक चलती रही, काफी ज्यादा बारिश हो जी। कई बार क्या होता है बारिश कम हो जाती है, तो जिससे कि किसान को सूखे का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की जलवायु की अनिश्चितता अपने बुंदेलखंड में है, तो उसके अनुसार हमको कृषि वानिकी को अपनाना चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें तो एक कृषि वानिकी का एक प्रारूप है जिसे हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ के साथ साथ फसल लगाते हैं, जिससे कि फसल और पेड़ दोनों से आमदनी सुनिश्चित हो सकती है। इसी प्रकार अगर हमारी भूमि उतनी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा भूभाग जो है अपने बुंदेलखंड का वो पथरीला क्षेत्र है, या वहां पर जो है पारंपरिक फसलें हम नहीं ले पाते, तो उस जगह पर हम एक सिस्टम होता है कृषि वानिकी का जिसे सिल्वी पास्चर सिस्टम कहते हैं। अर्थात हम पेड़ लगा के उसके बीच में चारा लगा के हम उससे आमदनी इकट्ठा कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड में दोनों प्रकार के सिस्टम हमारे उपयोगी हो सकते हैं। एक तो हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम करें जहां पर जो है कि मिट्टी थोड़ा अच्छी है और फसलों की पैदावार हो सकती है, उसमें वृक्षों का बेहतर प्रबंधन करके एग्री सिल्वीकल्चर लगा सकते हैं। और जहां पर जमीन पथरीली है या भूमि की उपजाऊ क्षमता उतनी अच्छी नहीं है
या भूमि से परंपरागत फसलों का पैदावार उतना अच्छा नहीं हो सकता, वहाँ पर हम चारा आधारित कृषि वानिकी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से किसान भाई खेतों में पेड़ लगा देते हैं और उन्हें जानकारी नहीं होती है, पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है कि कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे उन्हें अधिक लाभ मिले। तो आप ये बताएं कि कृषि वानिकी में किस प्रकार के वृक्षों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। देखिए, जैसा कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि किसानों को ये परसेप्शन भी होता है कि अगर पेड़ लगेंगे तो हमारी फसलों की जो पैदावार है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए वृक्षों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है कृषि वानिकी में। ज़्यादातर जब हम कृषि वानिकी करते हैं तो एक हमारी किसान भाइयों को सलाह होती है कि जो खेतों की मेड़ है वहाँ ज़रूर वृक्ष लगाएं। दूसरा, अगर अपने हम खेत में कृषि वानिकी कर रहे हैं और बीच में वृक्ष लेना है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए ऐसे वृक्ष लें जिनकी की आयु कम हो। अगर हम ऐसे वृक्ष लेंगे जो कि 40 वर्ष 50 वर्ष की आयु के होंगे तो 40 और 50 साल हमको एक तो आय के लिए रुकना पड़ेगा, दूसरी चीज 40-50 वर्षों के लिए हमारा जमीन फंस जाएगी। तो कभी भी जब भी हम कृषि वानिकी में वृक्षों का चयन करें तो 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कम आयु के वृक्ष का चयन करें जो कि 4 से 5 साल की जिनकी आयु हो, जिससे कि आय भी हमको कम समय में मिल सकेगी और दूसरी ओर हमारी भूमि भी केवल 4-5 वर्षों के लिए फंसेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, ऐसे वृक्षों का चयन करें जो कि लंबाई में ज़्यादा वृद्धि करे, उसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा ना फैलें। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा फैले होंगी, जैसे आम का पेड़ जनरली क्या होता है उसका स्फेरिकल क्राउन होता है तो उसका फैलाव ज़्यादा होता है। जब पेड़ का फैलाव ज़्यादा होगा तो सूर्य के प्रकाश को वो अवरोध करेगा और सूर्य का प्रकाश अवरोध होगा तो फसलों की पैदावार में कमी होगी। तो ऐसे हम पेड़ सेलेक्ट करें जो कि जिनका सिलेंड्रिकल या कोनिकल क्राउन हो, यानी जो लंबाई में अच्छे से वृद्धि करे, जिससे कि क्या होगा सूर्य का प्रकाश कम अवरोध होगा। और कम आयु के वृक्ष अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को कृषि वानिकी में अधिक आय प्राप्त हो सकेगी। डॉक्टर साहब, आपसे हम अब जानना चाहेंगे आय की दृष्टि से बुंदेलखंड क्षेत्र में किन महत्वपूर्ण वृक्षों को किसान भाई लगा सकते हैं। वृक्ष तो बहुत सारे हैं, हम आपको जो भी जानकारी देंगे वो बुंदेलखंड की जलवायु के अनुकूल वृक्षों की जानकारी देंगे। जैसा कि हमने बुंदेलखंड में बताया कि कम आयु के वृक्ष को सेलेक्ट करें। कुछ हम लोगों ने वृक्षों को चिन्हित किया है और उन वृक्षों को इसलिए रिकमेंड भी करते हैं किसान भाइयों को जो यहाँ की जलवायु में आसानी से लग सकते हैं। एक वृक्ष है इसमें मिलिया डूबिया, जिसे हम मालाबार नीम के नाम से जानते हैं। यह वृक्ष बहुत तेजी से वृद्धि करता है और 4 से 5 साल में काटने योग्य हो सकता है और चूंकि इससे प्लाईवुड वगैरह बनता है तो इसका आय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक वृक्ष होता है आरडू का वृक्ष, वैज्ञानिक नाम है एलेंथस एक्सेल्सा, इसे हम आरडू का वृक्ष कहते हैं। यह भी बहुत तेजी से वृद्धि करता है। इसी प्रकार कदम्ब का वृक्ष है, इसी के साथ महोगनी का वृक्ष है। तो ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो कम आयु में किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो हमारा सलाह किसान भाइयों को रहेगी कि इन वृक्षों को जरूर कृषि वानिकी में आप धारण करें, जिससे कि आपको कम समय में अच्छी आय प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई इन वृक्षों को लगा लेते हैं तो इनकी जब कटाई का समय आता है तो उस समय किसी अनुमति की जरूरत किसान भाई को होती है या ऐसे ही किसान भाई काट सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति सन 2014 में आई। जब राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का मेन उद्देश्य यही था कि किसान भाइयों को वृक्षों को लगाने और उसके काटने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के अनुसार कुछ वृक्षों को चयनित किया गया है कि अगर यह वृक्ष किसान अपनी भूमि पर लगाता है तो उसको किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप सुबाबूल का पेड़ लगाते हैं, आप बांस का पेड़ लगाते हैं, आप मालाबार नीम का पेड़ लगाते हैं तो ये कृषि वानिकी वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इनको काटने में किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। किंतु अगर हम ऐसे वृक्ष लगाते हैं अपने खेतों पे जो कि यहाँ के जंगलों में बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर हमने सागौन का पेड़ लगाया या हमने शीशम का पेड़ लगाया, तो जब ये सागौन और शीशम के पेड़ों को जब हमको काटना होगा तो निश्चित रूप से वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है। उसके लिए डीपी कटती है। इसको अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सुनिश्चित कर दिया गया है। उसमें आपको ये जानकारी देनी पड़ती है कि यह पेड़ हमारे जमीन पे लगा हुआ है।
और इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब हम इसको आय की दृष्टि से काटना चाह रहे हैं, तो वन विभाग उसकी परमिशन देता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन माध्यम से भी हम डीपी कटवा के और इस काम को कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, किसान भाई पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन रख रखाव एक बड़ी बात होती, तो आप किसान भाइयों को ये बताएं वृक्षों का प्रबंधन किस प्रकार से किसान भाई करें। जहाँ तक वृक्षों के प्रबंधन की बात है, तो निश्चित रूप से अगर हमको आय की दृष्टि से पेड़ लगाए हैं तो उसका रखरखाव भी करना होगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रबंधन की दृष्टि में कि शुरुआती समय में जब वृक्ष लगे हैं उसमें हम पानी की सुनिश्चित करें कि पानी उसको लगातार मिले, जिससे कि हमारे पेड़ों की जड़ें अच्छे से पकड़ जाएं और उसकी बढ़वार अच्छे से हो। जी, जब पेड़ बड़ा हो गया तो 2-3 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले पेड़ों की कटाई और छटाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यहीं पर किसान गलती कर देता है, वह पेड़ लगा तो देता है, उसकी कटाई छटाई नहीं करता। उससे 2 तरह के नुकसान होते हैं। अगर पेड़ों की कटाई सही समय पे होगी तो क्या होगा कि पेड़ों का जो इकोनॉमिक पार्ट है, यानी आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह तना में किसी भी प्रकार की गांठ नहीं पड़ेगी और तना एकदम साफ होगा। जितना ज़्यादा साफ तना होता है उतनी ज़्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। तो कटाई छटाई करने से शाखाएं कम होंगी, तना साफ होगा। दूसरी ओर जब हम कटाई छटाई करते हैं तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम जलाऊ लकड़ी के रूप में या किसी भी प्रकार के अन्य उपयोग में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कटाई छटाई करने से क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में हमारी भूमि पर पड़ेगा, जिससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार की तकनीकी हम लगाकर निश्चित रूप से अपने कृषि वानिकी को और अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाई जब पेड़ लगाने की सोचते हैं तो एक विचार उनके मन में आता है कि वो फसलों के बीच में या खेत में पेड़ लगा देंगे तो उनकी फसलों की उपज कम हो जाएगी। तो आप किसान भाइयों को ये बताएं कि फसलों की पैदावार वृक्षों से प्रभावित ना हो, इसके लिए किसान भाई कौन सी तकनीकी अपनाएं। निश्चित रूप से किसानों का ये परसेप्शन है कि अगर हम जब पेड़ लगाएंगे या पेड़ के नीचे छाया में फसलों की पैदावार में कमी होगी। निश्चित रूप से ऐसा सही भी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो फसल की पैदावार है वह कम हो जाएगी। इसके लिए हम 3 तरह की सलाह किसान भाइयों को देते हैं। जब भी आप किसान कृषि वानिकी करें तो पेड़ों से पेड़ों के बीच की दूरी ज़्यादा रखें। जनरली किसान क्या करता है, शुरुआत में पेड़ छोटे होते हैं तो वो सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दें, लेकिन जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं, छाया उनकी ज़्यादा आने लगती है, तब किसान भाइयों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सलाह ये है कि कम से कम पेड़ों से पेड़ों के बीच की दूरी 5 मीटर से ज़्यादा रखें। जब आपको बीच में फसल लेना है आप 6 मीटर भी रख सकते हैं, 7 मीटर भी रख सकते हैं, 8 मीटर तक रख सकते हैं। किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप शुरुआती समय में कृषि वानिकी कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की पारंपरिक फसलें ले सकते हैं। जैसा कि बुंदेलखंड की पारंपरिक फसल है चना, मसूर या जितनी भी दलहनी फसलें, इसको पर्याप्त मात्रा में आप लीजिए। लेकिन जैसे ही पेड़ बड़ा हो गया, सपोज 3 वर्ष का पेड़ हो गया और उसकी छाया बनने लगी, तब हम अपने फसलों का चयन परिवर्तित कर दें। हम अपने फसल में कंदी फसल शामिल कर सकते हैं, जैसा कि हल्दी, जैसा कि अदरक, जैसा कि आपका अरबी। अगर इन फसलों को हम कृषि वानिकी में लेते हैं तो निश्चित रूप से ये फसलें जो हैं छाया में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, पेड़ों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और किसानों के जो आय होगी वो भी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कृषि वानिकी किसान भाई अपनाते हैं तो मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। जी, निश्चित रूप से दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि मिट्टी और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, जब भी हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ 2 प्रकार का काम करता है। पहला तो ये मृदा अपरदन को रोकता है, अर्थात अगर हम कभी पेड़ लगे हैं तो जो हमारी मिट्टी है, यानी टॉप सॉइल है, मिट्टी का ऊपरी भाग है, वह हवा और पानी से बह के नहीं जाएगा, क्योंकि पेड़ लगा है तो वह उसको अवरोध कर देगा। तो मृदा अपरदन की समस्या को पेड़ रोकते हैं। इसके साथ साथ पेड़ों की जड़ें जो हैं वह गहरी भूमि तक जाती हैं, जिससे जो मिट्टी में उपस्थित हार्ड पैन है वह टूट जाता है। जी तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वह पर्णपाती वृक्ष होते हैं। वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिराएगा तो वह क्या होगा, वो पत्तियां जमीन पे जाएंगी,
जाके जो है सड़ेंगी, सड़ के खाद का काम करेंगी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगी। तो निश्चित रूप से अगर हम कृषि वानिकी लगाते हैं तो मृदा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जलवायु भी है कि अगर पेड़ लगेंगे तो तापमान कम रहेगा, कार्बन का अवशोषण होगा, जिससे कि जलवायु में हमारा जो बारिश है वो भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, माइक्रो क्लाइमेट अच्छा रहेगा, तापमान में कमी होगी, स्ट्रेस रिडक्शन होता है, छाया में हमको मिलती है, जिससे कि जो संपूर्ण तापमान है वह अच्छा बना रहता है। इसलिए हमें कृषि वानिकी का मृदा और जलवायु दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, मृदा सुधार और जलवायु परिवर्तन में कितना योगदान वृक्षों का है ये आपने किसान भाइयों को बता दिया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोई किसान भाई कृषि वानिकी अपनाना चाहता है तो इससे संबंधित अधिक जानकारी वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी निश्चित रूप से किसान भाइयों को जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। जी अगर किसान भाई कृषि वानिकी लगाने के इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम उनके लिए हमारा विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय निरंतर किसान भाइयों के सहयोग के लिए उत्सुक रहता है। इसके साथ ही हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कृषि वानिकी का अनुसंधान संस्थान झांसी में ही स्थित है, जिसे हम केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। किसान भाई वहां से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसान भाई खेती के साथ साथ कृषि वानिकी अपनाएं और कृषि वानिकी के योग्य जो वृक्ष हैं उन्हें निश्चित दूरी पर लगाएं, तभी किसान भाइयों को कृषि वानिकी से अधिक आय मिल सकती है। डॉक्टर प्रभात तिवारी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने कृषि वानिकी में वृक्षों का चयन एवं प्रबंधन के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।